प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल, इसके अंतर्गत हमने लास्ट कक्षा में बात की थी उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। उस मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित हमने बात की थी। उसके अंतर्गत हमने देखा था उस मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो भाग था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त जो प्रदेश था उसके अंतर्गत बहुत सारे बालुका स्तूप थे। उन बालुका स्तूपों की हमने बात कर ली थी और अब हम उसी रेतीले शुष्क प्रदेश अपनी बात चल रही थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत दो भाग थे। एक भाग था रेतीला शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर हमने ये डिवाइड किया था कि इसके अंतर्गत दो थे। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश था और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश था। इसकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे शुष्क प्रदेश में जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो क्या है, ये देखेंगे। ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर और ये मानकर चल रहे हैं 0 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र की बात थी। ये था शुष्क प्रदेश, ये था अर्ध शुष्क प्रदेश। इस शुष्क प्रदेश में ये भाग बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश हैं। इसकी बात करेंगे हम। शेष जो अन्य भाग हैं ये बालुका स्तूप, ये युक्त प्रदेश है। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश देखिए, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश हैं, यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले नहीं पाई जाती हैं और ये क्षेत्र भी क्या है, 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चट्टानी क्षेत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत ये टर्शियरी काल से लेकर प्लेस्टोसीन युग तक इसकी उत्पत्ति हुई या इसका विकास हुआ। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 3 प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं हम। पोकरण, फलौदी और बालोतरा।
ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। फलौदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर बालू स्तूप मुक्त प्रदेश बना। बालू का स्तूप तो है ही नहीं, तो क्या है? याद रखना, ये भाग चट्टानी प्रदेश के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी, किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं? यहाँ पर अवसादी चट्टान पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान पाई जाती है। आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित 3 रूप होते हैं चट्टानों के। आग्नेय की बात करेंगे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अवसादी की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ये प्रमुख अवसादी चट्टानें हैं। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर, और सैंडस्टोन का मतलब बलुआ पत्थर। ये प्रमुख अवसादी चट्टानें इसी बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमने बात की थी कि यहाँ पर भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती हैं। कहाँ पर? इसी प्रदेश में भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती हैं। इस जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ है? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ सेवण घास भी पाई जाती हैं। तो ये है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। आपको पैराग्राफ के रूप में इसको राइट करना है। कैसे करोगे कि इसका जो उद्भव और उत्पत्ति है वो टर्शियरी युग से प्लेस्टोसीन युग तक हुई थी, और इसके अंतर्गत पोखरण, फलौदी, बालोतरा, और इन तीनों क्षेत्रों के ब्रैकेट में आप इनके ज़िलों के नाम लिखोगे, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों का चट्टानी क्षेत्र सम्मिलित हैं, और इसके अंतर्गत भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती हैं जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जैसे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, और ये प्रदेश सेवण घास से परिपूर्ण पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे प्रदेश का वर्णन करोगे। तो ये तो भाग था रेतीला शुष्क प्रदेश, इसकी हमने बात कर ली। अब बात आएगी अर्ध शुष्क प्रदेश की। अर्ध शुष्क प्रदेश में क्या क्या चीज़ हैं वो देखेंगे हम। अर्ध शुष्क प्रदेश मैप में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो प्रदेश हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्रदेश हैं ये प्रदेश अर्ध शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित है। अब देखिए इसका जो विस्तार है वो यहाँ 25 सेंटीमीटर से लेकर और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत सम्मिलित है। और अब देखिए इस अर्ध शुष्क प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये मानूं पश्चिमी हिस्सा, तो इस पश्चिमी हिस्से में शुष्क प्रदेश पाया जाता है। और इसकी पूर्वी भाग में बात करूं
तो यहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है। ये इसका पश्चिमी सीमा है और ये इसकी पूर्वी सीमा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी भौतिक विषमताएं मिलती हैं जिनको हमने 4 आधारों पर विभाजित किया है, और 4 आधार हमने कल भी डिस्कस किया था। कौन कौन से आधार थे? नंबर 1 घग्गर प्रदेश, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 लोनी प्रदेश। ये 4 क्षेत्र थे अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत। अब देखिए, अर्धशुष्क प्रदेश की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमने रण, पलाया, तल्ली इनकी बात की थी, तो यहाँ पर एक शब्दावली आती है अर्धशुष्क प्रदेश में, रोही। रोही क्या है कि अरावली के पश्चिमी, ये अरावली है, ये अरावली है, अरावली के पश्चिमी भाग में यहाँ पर इस अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत, या हम ये कह सकते हैं अर्धशुष्क का जो पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर अरावली के पश्चिम में या हम कह सकते हैं अर्धशुष्क प्रदेश पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में उपजाऊ भूमि पाई जाती हैं, उपजाऊ भूमि पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। अरावली के पश्चिम में जो उपजाऊ भूमि हमें दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रोही बोलते हैं। ये एक प्रमुख शब्दावली है अर्धशुष्क प्रदेश में। घग्गर की बात करते हैं तो देखिए, घग्गर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। ये ऊपरी क्षेत्र घग्गर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र की बात, घग्गर। और घग्गर जो नदी है वो प्राचीन में सरस्वती नदी की सहायक नदी बताई जाती हैं, और घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को या बेसिन को, अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि ये नदी जा रही है, ये घग्गर है। इस प्रकार से छोटी छोटी नदियां आएगी, इस प्रकार से, मतलब वो इतने पूरे एरिया से जल लेकर यहाँ आता है। इस पूरे एरिया का यहाँ से भी, 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 मतलब इतने पूरे एरिया का जल इस मुख्य नदी में आ रहा है। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं हम बेसिन या द्रोणी। बेसिन या द्रोणी किसकी? मुख्य नदी का नाम साथ में जुड़ जाता है, घग्गर बेसिन या घग्गर द्रोणी। तो या हम ये कह सकते हैं घग्गर अपवाह क्षेत्र। तो घग्गर अपवाह क्षेत्र को एक नाम से जाना जाता है पाट प्रदेश या नाली प्रदेश, ये कहा जाता है घग्गर क्षेत्र को। और यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। कहाँ पर? घग्गर प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता, काली व चिकनी मिट्टी की बात करें हम तो वो यहाँ पर पाई जाती है। अब शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश है वो निम्न भूमि का क्षेत्र है।
या हम ये कह सकते हैं कि ये आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का बांगरे प्रदेश है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी प्रदेश में सम्मिलित है। और शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत एक प्रमुख नदी है कांतली नदी। जिस प्रकार से हमने घग्गर की बात की उसी प्रकार से शेखावाटी प्रदेश में एक नदी है कांतली नदी। और इस कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को एक नाम से जाना जाता है तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र। जिस प्रकार से हमने इसको कहा था पाट प्रदेश या नाली प्रदेश, उसी प्रकार कांतली नदी के क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत एक झील का नाम आता है, वो झील है सांबर झील। और इस झील के कारण मैंने एक शब्द का नाम लिया कि आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी। वो इस झील के कारण कहलाता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है? सांबर झील पाई जाती है। और इसके अंतर्गत क्या है? सरोवर या सर कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं? सरोवर। इस क्षेत्रों की, इस चीज़ों की शेखावाटी प्रदेश में अधिकता पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किस प्रकार की चट्टानें हैं नागौरी उच्च भूमि में। देखिए, नागौरी उच्च भूमि है, इस भूमि की बात करें तो ये प्राचीन चट्टानों से युक्त भूमि है। और प्राचीन चट्टानों से युक्त भूमि है तो लवणता की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं डीडवाना, जैसे मैं बात करूं कुचामण, तो ये खारे पानी की झीलें नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत पाई जाती हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड, मिट्टी के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? बंजर क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। और यहाँ पर अजमेर से नागौर तक, अजमेर से लेकर नागौर तक यहाँ का जो जल है उस जल में किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और फ्लोराइड की मात्रा के कारण क्या होता है कि व्यक्ति की जो बैकबोन होती हैं, उस बैकबोन में क्या प्रभाव आता है? इस फ्लोराइड की अधिकता के कारण ये बैकबोन क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये बैकबोन क्या हो जाती है? इस प्रकार से मुड़ जाती है, पीछे की तरफ व्यक्तियों के कूब निकल जाती है। कूब निकलने के कारण इस क्षेत्र को, अजमेर से नागौर के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं बांका पट्टी। क्या कहते हैं? बांका पट्टी, बांका क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये था नागौरी उच्च भूमि। अब हम बात कर रहे हैं, इससे आगे का प्रदेश आता है लूणी प्रदेश। और लूणी प्रदेश के अंतर्गत क्या बात करेंगे? लूणी प्रदेश के अंतर्गत बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर सबसे अधिक कांपीय मैदान पाए जाते हैं। इसकी ये प्रमुख विशेषता है कि किस प्रदेश में कांपीय मैदान अधिक पाए जाते हैं। और ये जो लूणी प्रदेश है, ये लूणी प्रदेश, इस क्षेत्र की नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्षेत्र है बाड़मेर का। बाड़मेर के क्षेत्र में लूणी
नदी प्रदेश पाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कांपीय मैदान आपको दिखाई देता है। और इसी क्षेत्र को एक नाम और से भी जानते हुए गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश लूनी नदी प्रदेश को ही कहा जाता है। और जालोर के अंतर्गत इसका कुछ क्षेत्र है, इस लूनी प्रदेश का जालोर में कुछ क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को रेल व रेला के नाम से जानते हैं। रेल व रेला के नाम से जालोर में कहा जाता है लूनी प्रदेश को। तो ये हमने मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत बात की कि भी किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं और उन विशेषताओं को हमने विस्तारित रूप से चर्चा भी की है उन पर। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।